बेहतर ढंग से इस राज्य बनने का प्रयास कर रहा है और ऊंचाइयों को ले जाने का प्रयास कर रहा है। गौरीकुंड और केदारनाथ जैसी यात्रा को सफलतम ऊंचाइयों पे पहुंचाने का प्रयास किया है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर स्वयं बीजेपी के यहाँ आकर कहते हैं कि इससे बेहतर इंतजाम हरीश रावत यहाँ पर क्या यात्राओं का उन्होंने जो व्यवस्थाएं की उनको लेकर बात नहीं की जाए। सिर्फ सवाल जो है उसका जवाब यहाँ पर जानना चाहेंगे। कांग्रेस जो मांग यहाँ पर बीजेपी से कर रही है, बीजेपी वही मांग कांग्रेस पे कर रही है सीडी स्टिंग के बाद, कांग्रेस क्या जवाब देगी इस पर? सीडी स्टिंग अगर सत्य है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति सैकअप होगा जिसने ये स्टिंग जो इसमें फंसा है या जिसने इसमें देखा जा रहा है, तो निश्चित रूप से उसको सजा दी जाएगी और यही मुख्यमंत्री जी ने ऐलान भी किया है। तो इसके लिए मुख्यमंत्री साहब आपका ये कहना है कि मुख्यमंत्री की कोई संलिप्तता नहीं है। आप मेरा एक वाक्य सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। जो स्टिंग हुआ है उसमें साफ तौर पर ये बात सुनने को आ रही है कि हर काम सीएम से बात करके सेट नहीं होता, सीएम से बात करके सेट नहीं होता। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा कहा गया पहले दूसरी चीजें ठीक करनी पड़ती है फिर मामला शांत होता है। मुख्यमंत्री का सीधे यहाँ पर ताल्लुक देखा जा रहा है। क्या अभी भी आप इस्तीफा नहीं मांगेंगे? अगर बीजेपी कह रही है कि इस्तीफा दो तो फिर इसमें गुरेज क्या है? ये सरासर गलत है, सत्य से परे बातें हैं जो मैं समझता हूँ कहीं एग्जिस्ट करती नहीं है। उन बातों को उठाकर आप किसी व्यक्ति से इस्तीफे की बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कहीं लॉजिक और संविधान की तो यही तो बीजेपी पर लागू है। बीजेपी भी यही बात कह रही है, फिर आप में और बीजेपी में फर्क क्या रह गया? फर्क है ना, वहाँ पे 46 लोग मारे गए जो प्रत्येक आप 46 लोग मारे गए, यहाँ पर 46 लोगों की बात आप कर रहे हो। 46 लोगों की बात व्यापम घोटाले के लेकर मामले पर कर रहे हो। लेकिन अगर आपदा की बात की जाए, नेगी जी हर मुद्दे पर व्यापम मामला यहाँ पर लाया जा रहा है। सीधी सी बात यह है कि व्यापम मामले की अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर आपदा घोटाले की बात की जाए 2013 में जिस तरीके से यहाँ पर प्राकृतिक आपदा देखने को मिली, उस वक्त भी रावत सरकार यहाँ घेरे पे आई है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ। कोई घोटाला नहीं हुआ। स्टिंग ऑपरेशन बिल्कुल फर्जी है, सत्य से परे है, कोई इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि पहले जो है कैबिनेट का निर्णय सर्वोपरि होता है किसी स्टेट में, चाहे स्टेट का मामला हो। साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बीजेपी से हैं और ये जो खलबली मचाई है इसको बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है कांग्रेस। पंत जी को भी बोलने देते हैं। पंत जी आप ये बताइए कि जिस तरह से ये पूरे आरोप आप पर लग रहे हैं, इसके जवाब में आप क्या कहना चाहेंगे? जो आबकारी नीति की आप बात कर रहे थे कि संशोधन किया है कांग्रेस ने, उस आबकारी नीति में आपको विस्तार समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो आबकारी नीति का सवाल खड़ा हो रहा है वो ये सारा स्टिंग ऑपरेशन उसी आबकारी नीति से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब तक पूर्व की आबकारी नीति थी उसमें उसकी दरें बढ़ती थी, उसमें उसके प्रक्रिया बदली जाती थी, लेकिन इस आबकारी नीति में कैबिनेट के अंदर भी इसका अंतर्विरोध था और उस कैबिनेट के अंतर्विरोध के चलते हुए 2014 में वो नीति बदल नहीं पाई और 2015 में 21 अप्रैल 2015 को वो नीति घोषित हुई। और जिस नीति में 3 बिंदु, जैसा मैंने बताया कि बिंदु संख्या 2 जिसमें 5 वर्ष का कार्यकाल दे दिया गया, बिंदु संख्या 4 जिसमें प्राइवेट पार्टनर रखने की अनुमति दे दी गई और उस प्राइवेट पार्टनर के चयन के लिए ये सारी डील हो रही थी कि उस प्राइवेट पार्टनर के स्थान पर मेरा नाम सम्मिलित हो जाए। 100 करोड़ रुपया दिया, उसका चयन हुआ या नहीं हुआ ये तो भगवान जाने, लेकिन उसको जब चयन नहीं हो पाया तो उसने इसको स्टिंग ऑपरेशन को बाहर पब्लिसाइज किया। तीसरा उसमें जो बिंदु है वो 7वां बिंदु है, जिस 7वें बिंदु में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात उसमें कही गई है। ये तीनों बिंदु उस आबकारी नीति के अंतर्गत इन्होंने संशोधन किए, जिसका विभागीय आधार पर भी विरोध हुआ, जिसका मंत्रिमंडल के अंदर भी विरोध हुआ, क्योंकि वो सब कुछ बात ये नीतिगत नहीं है और असंवैधानिक है, अवैधानिक है। और जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी अपने दस्तखत से उसको उन्होंने जोर देकर के जारी किया। मैं तारीखें याद दिला देता हूं फिर से। 14 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया, 25 मार्च को वो आदेश विभाग की आपत्ति के साथ वापस आया, 28 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 28 मार्च 2014 को फिर आदेश दिया कि मेरे आदेशों का अनुपालन किया जाए, लेकिन वो नीति जारी नहीं हो पाई। और उसके बाद इन्होंने कैबिनेट में जाकर के, जिसमें माननीय सुरेंद्र सिंह जी भी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है उस नीति के संशोधन में, क्योंकि ये भी मंत्रिपरिषद के माननीय सदस्य हैं, जिन्होंने संशोधन किए और वो 3 संशोधन किए, धारा 2, धारा 4 और धारा 7 में। ये आरोप कांग्रेस पर है और
उसी आरोप की पृष्ठभूमि में आज ये स्टिंग ऑपरेशन है, जिस स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर केवल मात्र एक अधिकारी जिम्मेदार नहीं है, इसमें पूरी सरकार जिम्मेदार है। और चौथे माले में बैठने वाले वो 30 लोग जो दलाली का काम कर रहे हैं इस राज्य के अंदर, जिन्होंने आपदा की दलाली की है और हर विभाग में दलाली का काम कर रहे हैं, वो इस स्टिंग ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, जिसकी बात साफ साफ 4 और नाम उसमें खुल करके आए हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम स्पष्ट रूप से लिया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को नैतिक जिम्मेदारी देनी चाहिए। अन्य जो देश के अन्य क्षेत्रों में जिन बातों को कांग्रेस उठा रही है, वो इस तरह से सीधे मुख्यमंत्री से इन्वॉल्व कोई मामला नहीं है। इस तरह से आर्थिक मामले में कहीं से कहीं तक कोई इन्वॉल्वमेंट किसी मुख्यमंत्री का नहीं है। लेकिन उत्तराखंड राज्य के अंदर इस 1 वर्ष के अंदर विशेष तौर पर यहाँ तो डीजल 30 लीटर डीजल से स्कूटर चला देती है ये कांग्रेस। इसकी कलाबाजी का कोई पता नहीं। जो जहां मुख्य सचिव कह देते हैं ये लिपिकी त्रुटि है, और जब पता चलता है कि वो जिस गाड़ी का नंबर दिया गया वो स्कूटर का है जिसमें 30 लीटर डीजल की पर्ची लगी हुई है। तो इस तरह की बात करने वाली ये सरकार, इसके माननीय मुख्यमंत्री जी को त्यागपत्र देना चाहिए। उसके बिना कोई इस राज्य का भला होने वाला नहीं। चलिए पंडित जी, यहाँ पर जो है सीडी स्टिंग के बाद यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत की यहाँ पर बात की जा रही है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए पूरे मामले को लेकर। साथ ही आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप पूर्व आबकारी जो है यहाँ पर रह चुके हैं, जुलाई सर सीडी स्टिंग पर लेकर क्या कुछ कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का, जो कि लोकसभा नेता विपक्ष, साथ ही किशोर उपाध्याय जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं? ऐसा ब्लैकमेल करके कांग्रेस पार्टी को कोई डरा नहीं सकता। ठीक, अगर गलती किसी कोई भी कर तो इस देश में कानून है, जो भी कुछ होगा कानून के तहत होगा। जब पार्लियामेंट में रूल्स के मुताबिक जो चीज हमको उठाना है जनता के हित में, हम उठा रहे हैं। अगर हम उठा रहे हैं इसीलिए आप कोई और चीज को आप भी ऐसा किए हैं, तो ये जनता के हित में ये बात तो ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से ये दिखाना चाहती है कि अगर हम पापी हैं तो और भी पापी हैं, और अपने पाप छुपाने के लिए इस तरह की सजा तक कर रही है। कांग्रेस का मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बिना जांच के उसमें जो मैंने देखा, उसमें यूट्यूब देखा, उसमें न कोई डेट है, थाने घटना ये भी नहीं है, कौन उसमें शामिल है ये भी नहीं है। तो इंतजार करना चाहिए और समयबद्ध जो है फॉरेंसिक जांच जो है उसमें हो जाए। हम कांग्रेस पार्टी किसी भी भ्रष्ट को बचाने के पक्ष में नहीं है। अगर जो संबंधित इसमें व्यक्ति है उनको अगर ये है कि भाई ये फोर्स्ड है, मॉर्फ्ड है, तो उनको कानूनी राय करके उन संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज करवानी चाहिए। तो लगातार मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा भी लगातार जारी है। अभी हमने सुना जिस तरह से प्रकाश पंजी ने कहा था कि निजी सचिव का बोलबाला है। निजी सचिव अगर ये कह देते हैं गलत नंबर पाए गए थे, आपदा घोटाले में भी इस तरह का स्कूटर का नंबर था और बोल दिया कि डीजल भरवाया, फुल टैंक हुआ, कहीं ना कहीं उसमें भी उत्तराखंड सरकार गिरती हुई नजर आई थी। नेगी साहब, लेकिन जो भी आपका अतीत गवाह है, अगर हम आपदा घोटाले को उठाकर देख ले, कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला सामने आया, लेकिन उसके बाद में कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ? तो अगर हम इस स्टिंग ऑपरेशन की बात करें तो कैसे मान ले कि इसमें उचित कार्रवाई होगी और न्याय मिलेगा जनता को? पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपदा घोटाले में जिस दिन घोटाले का थोड़ा सा भी जानकारी हुई, माननीय मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी को अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की और उनसे कहा कि बहुत बारीकी से इसका अध्ययन करते हुए दोषियों को सजा देने के लिए कार्रवाई करें। और उन्होंने एक स्पष्ट रूप से एक जानकारी हासिल की, इंक्वायरी की, जांच हुई, उसके बाद जो चीज सामने आई उन्होंने उसको सबके सामने रख दिया। तो अब ये बात कहना कि अगर ये सही स्थिति है उस पर भी आपको कहना ही कहना है, अच्छी स्थिति है तब भी कहना है, गलत स्थिति है तब भी कहना है, क्योंकि विपक्ष का तो ये मानना है कि उनको कहने मात्र से लोगों से भ्रम पैदा करना एक उनका मकसद है और उसी भ्रम को फैलाने का वो प्रयास कर रहे हैं। चर्चा का विषय नहीं है। यहाँ पर पंत जी ने आपसे पूछा था कि आप थाने का नाम बताइए जहाँ पर स्टिंग मामले में FIR दर्ज हुई है, जबकि अगर दिल्ली में गोगोई की बात करें तो उन्होंने भी कहा था कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कोई भी FIR दर्ज नहीं हुई है। क्या आप जनता को बताएंगे कौन सा ऐसा थाना है जिसमें स्टिंग मामले को लेकर FIR दर्ज हुई?
देखिए, मैं इससे पहले भी कह चुका हूं, दोबारा दोहराना चाहूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक चीज बहुत स्पष्ट कल की कि दोषी जो भी इसमें जो स्टिंग ऑपरेशन में जो सीडी दिखाई जा रही है उसके हम फॉरेंसिक जांच करेंगे। ये उन्होंने आदेश दिया। एक पहले मेरी बात पहले पूरी सुन लें आप प्लीज। तो फिर उन्होंने आज सुबह एक निर्णय लिया, क्योंकि IAS अधिकारी को निलंबन करने का अधिकार जो है केंद्र सरकार को है, ये सब लोग जानते हैं। इन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति ने इस बात को कहा है ये तो वो जाने, लेकिन हम जानते हैं कि कौन व्यक्ति इसके अधिकृत है, किसके कार्य क्षेत्र में आता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के कार्य क्षेत्र में मैं समझता हूं कि उनको अपने विभाग से इसको हटाने का अधिकार प्राप्त है, और उन्होंने शायद इसको आज कर दिए, आदेश कर दिए। FIR दर्ज करने का अधिकार है मुख्यमंत्री के पास, ये वो भी नहीं है। मैंने कहा ना कि किसी भी IAS अधिकारी के खिलाफ अगर कोई एक्शन लेना है तो आपको केंद्र को पूछना होता है, तो स्वाभाविक रूप से केंद्र अनुमति देगा। इसमें अभी क्योंकि ये प्रथम दृष्टया मामला चल रहा है, इसमें FIR लॉज की आवश्यकता है या नहीं है, स्टिंग ऑपरेशन। पंत साहब, यहाँ पर तो नेगी जी कह रहे हैं कि अभी तो इस मामले को देखा जाएगा कि FIR दर्ज करने की आवश्यकता है भी या नहीं। कोई कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पंत जी से जवाब ले, रुक जाइए। बगैर लॉजिक के कोई जो है, मैं समझता हूँ कि किसी के खिलाफ कार्रवाई करना अनुचित ही नहीं, संविधान के खिलाफ भी होता है। पंत जी को भी बोलने दीजिए नेगी साहब, अब वो बताएंगे ना कि इस पूरे मामले में FIR की जरूरत है भी या नहीं। ये नेगी जी धान का ज्ञान बघार रहे थे, और ये CRPC और IPC दोनों के तहत मुकदमा कायम होगा, ये इनका राष्ट्रीय नेतृत्व कल कह चुका है, मुकदमा कायम हो गया है। और यहाँ किसी भी थाने में FIR तक नहीं हुई, कहाँ तो मुकदमा की बात। और अभी माननीय नेगी जी कह रहे हैं कि हम उसकी पहले फॉरेंसिक जांच कराएंगे, और जांच तो इसी तरह से होगी जैसे चीफ सेक्रेटरी ने जांच आपदा मामले की 15 दिन का समय दिया, और 2 महीने के बाद जब हमने हल्ला मचाया तो उन्होंने रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट देने के लिए वो जांच करने कहीं नहीं गए, वो अपने चैम्बर से बाहर निकल करके भी नहीं गए, और उनको सरकार ने कहा कि हम आपको मुख्य सूचना आयुक्त तो बना रहे हैं, इसलिए उन्होंने उस जांच में कह दिया कि लिपि की त्रुटि होगी। और एक और विषय उसमें बहुत सीरियस है, वो ये है कि उसके साथ उन्होंने एक लाइन और जोड़ दी कि अच्छा होगा कि इसकी जांच किसी विधानसभा की समिति से करा ली जाए। अब मतलब आप दोनों तरफ से उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट वो आ गई। अब इसी तरह की रिपोर्ट महानिदेशक पुलिस के माध्यम से कराना चाहेंगे। वो महानिदेशक पुलिस जो कई मामलों में और पहले आपराधिक मामलों में जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, और उन महानिदेशक से रिपोर्ट कराएंगे, और फिर ये कहेंगे नहीं इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माननीय नेगी जी ने अपने सरकार का मंतव्य स्पष्ट कर दिया कि ये कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कार्रवाई तभी संभव है जब ये मुख्यमंत्री अपने पद को त्याग पत्र देंगे, उसके बाद ही इस तरह के लोक सेवक जो अमानत में खयानत का काम करते हैं, जो इस राज्य की अकूल संपदा को लूटने का काम कर रहे हैं, उनको जेल के शिक्षों में डाला जा सके। जी, लेकिन यहाँ पर लास्ट जाए बीजेपी की अगर बात की जाए पंत जी, यहाँ पर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से नेगी जी कह रहे हैं कि अभी पूर्ण रूप से देखा नहीं गया, और ये सबूत नहीं मिले हैं कि शायद वो मोहम्मद शाहिद ही थे उस वीडियो में, इस तरीके की बात सामने आ रही है, तो शायद जिस तरीके से आपदा घोटाले का मामला दबता नजर आ रहा है, तो शायद अभी मामला भी कहीं ना कहीं दब जाएगा। आपकी तरफ से रुक करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर पंत जी से जाना चाहेंगे। पंत जी, मामला सामने आ रहा है, आबकारी विभाग को पूरा लेकर जो यहाँ पर नीति बनी उस चीज को लेकर आपसे जानना चाहिए कि आप बीजेपी में पूर्व आबकारी मंत्री रह चुके हैं, क्या कुछ आबकारी नीति थी, और इस वक्त इस सिंडिकेट को बढ़ावा किसके द्वारा दिया जा रहा है? देखिए, 2 तरह से नीतियां होती हैं। और जी। पहली नीति तो है कि जो रिटेल की शॉप खुल, जिसमें फॉरेन लीकर और जो अपने कंट्री लीकर है, इसके 2 अलग अलग लाइसेंस दिए जाते हैं। लीकर और कंट्री लीकर के लिए लॉटरी सिस्टम है, दुकानों के लिए लॉटरी निकलती है, जिले हेडक्वार्टर में उसकी तिथि निर्धारित होती है, और जिलाधिकारी के माध्यम से लॉटरी निकलती है। बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से स्थानीय लोगों को उसमें अवसर मिलता है, उसमें कहीं तक कोई सिंडिकेट बने या कोई घपला हो ऐसी संभावना नहीं है। जहां सर्वाधिक बड़ा संकट होता है वो FL2 के लाइसेंस में होता है। आज की तिथि तक इस पर विकेंद्रीकृत व्यवस्था थी, और 42 ब्रांड शराब की यहाँ पर FL2 के लाइसेंस के रूप में काम कर रही थी। अर्थात शराबी को जो ब्रांड की शराब चाहिए
वो शराब यहाँ उपलब्ध होती थी। इस सरकार ने केवल 2 FL2 के लाइसेंस देने का निर्णय 2014 में लिया, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया क्योंकि अंदर भी विरोध था और बाहर भी विरोध था। इसके बाद इन्होंने पिछला दरवाजा खोला और उस पिछले दरवाजे में मंडी परिषद को इन्होंने शामिल कर लिया और 21 अप्रैल 2015 को वो शासनादेश निकाला जो जिसका जिक्र अभी माननीय अपने नेगी जी कर रहे हैं, जिस आदेश में माननीय नेगी जी स्वयं भी इन्वॉल्व थे क्योंकि उस मंत्री परिषद में आप भी सहयोगी हैं। उस शासनादेश के 3 धाराओं का जिक्र मैंने किया और उसके आधार पर मंडी परिषद को यह अधिकार हो गया था वो किसी भी प्राइवेट पार्टनर को अपने यहाँ इन्वॉल्व कर ले और उसकी शराब को वो बेचना प्रारंभ करें ताकि अरबों रुपये की जो शराब बिक्री होती है उस बिक्री का लाभ जो है ये आपस में मिल बांट करके बांट लें। जिसका परिणाम दुष्परिणाम क्या हुआ कि वर्ष 2015 और 14 और 15 का जो वित्तीय वर्ष है, जिस वित्तीय वर्ष में हमको 1400 करोड़ की आमदनी होनी चाहिए थी, आज हम 700 साढ़े 700 करोड़ से ऊपर नहीं पहुंच पाए, अर्थात हमको 50% का नुकसान हो गया। और इस तरह से जो आगे आने वाले वर्ष है, इस वित्तीय वर्ष की क्या स्थिति, आर्थिक रूप से ये आबकारी नीति जो हमको सबल कर सकती थी, आज वो उसकी वजह से हम आर्थिक तंगी की स्थिति में है। जैसा कि यहाँ पर कहा कि जिस तरीके से FL2 नीति लागू करने की बात की गई और कई धाराओं में यहाँ पे बदलाव किया गया, इससे काफी सारा जो है नुकसान देखने को मिल रहा है। जहाँ 1400 करोड़ की यहाँ पर जो है राजस्व को यहाँ पर कहा जाए तो फायदा होता था, अब वो 750 करोड़ तक पहुंच गया है। नेगी जी, आप जवाब चाहेंगे कि जो यहाँ पर पंत जी ने कहा, आखिर उस पर आप क्या जवाब देंगे? सबसे पहले तो ये कि धारा 4 और 9 में बदलाव क्यों किया गया, साथ ही साथ 2 निजी हाथों में 2014 में FL2 की नीति का अध्ययन क्यों दिया गया, इस पर आप जवाब दें। धारा 2, धारा 4 और धारा 7 3 धारा है। देखिए, क्योंकि ये सिंडिकेट तोड़ना हमारा मकसद था, कुछ लोगों के हाथों में ये सारा का सारा बिजनेस था और गलत सलत शराब जो है परोसते हुए बहुत सारा नुकसान हमारे प्रदेश का कर रहे थे। तो इसलिए ये कैबिनेट का निर्णय था कि हर हालत में इस समय जो चंद लोग इसका फायदा उठा रहे हैं उनको जो है इस ट्रेड से बाहर करना है और एक साहसिक कदम लेते हुए मंडी परिषद को इसकी जिम्मेदारी दी गई, गढ़वाल मंडल कुमाऊं मंडल को दी गई। और इसी के तहत मैं समझता हूं जो सिंडिकेट से जुड़े हुए लोग थे तत्कालीन, चाहे वो आबकारी मंत्री रहे हों, पिछली सरकार की या कोई रहे हों, तो स्वाभाविक रूप से उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा और जिसकी वजह से ये सारी स्थिति पैदा हो रही है। स्टिंग ऑपरेशन भी इसका ही एक कारण है और जिसकी वजह से तिलमिलाए हुए लोग हैं। लेकिन ये हमारी सरकार की एक स्पष्ट नीति थी जो कैबिनेट में अप्रूव हुई और अभी पंजी ने भी कहा कि हम भी उसमें संलिप्त थे, यानी कैबिनेट का सामूहिक एक निर्णय होता है और इस निर्णय में ये भी था कि अगर मंडी समिति और गढ़वाल मंडल को हम लोग कोई चीज दे रहे हैं तो वो कहीं ऐसा न हो कि 1 साल में ही बैठ जाए, क्योंकि नया काम उनके सामने होगा, लिहाजा इसको समय बढ़ाते हुए। नेगी जी, अच्छा ये बताइए, पंत जी कह रहे हैं कि आर्थिक नीति के हिसाब से ये आबकारी नीति बिल्कुल भी सही नहीं है और इससे राजस्व को भारी घाटा हो रहा है। आप क्या मानते हैं, क्या ये आबकारी नीति सही है आर्थिक रूप से? मेरा है पंत जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि मई, जून और जुलाई 3 महीने हुए हैं। 3 महीने में पूरे वर्ष का आंकलन कर लेना ये जल्दबाजी होगी और वो स्वयं भी इस बात को मानते होंगे कि 3 महीने कोई जो है बहुत ज्यादा समय नहीं होता और इस समय भी बहुत सारी आपदा, बहुत सारे लैंडस्लाइड, बहुत सारे मार्ग अवरुद्ध हुए। स्वाभाविक रूप से जब शुरू में काम लिया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो उस समय कुछ न कुछ दिक्कतें होती जरूर हैं और इसीलिए ये वक्त उनको बढ़ा कर दिया गया, क्योंकि हमारी अपनी संस्थाएं हैं जो बैठ रही थी, जो इनकम जिसको हम लोग चाहते थे कि वो प्रॉफिट में जाए, हमारे बच्चे यहाँ पर रोजगार लगे। हमारा मुख्य मकसद यही था कि लोकल आदमियों को अगर रोजगार मिलता है तो स्वाभाविक रूप से जो हमारा मकसद उत्तराखंड बनाने के पीछे था, इस मंडी समिति से और गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल विकास निगम के माध्यम से हम लोग इसको बढ़ावा दे सकते हैं। मान लेते हैं कि आपका एक जो आपकी मंशा थी वो बहुत अच्छी थी, नियत भी अच्छी थी, आप चाहते थे कि रोजगार मिले लोगों को, लेकिन अब इस स्टिंग का क्या करें? इस स्टिंग से तो सारी पोल खुलकर सामने आ गई है। सीधे तौर पर आरोप लग रहा है हरीश रावत पर कि बिना उनकी अनुमति के ये संभव नहीं है, आप क्या करें? इस स्टिंग का कोई औचित्य ही नहीं है। कैबिनेट का फैसला अंतिम निर्णय होता है और कैबिनेट के फैसले के बाद स्टिंग होने का तो कोई मामला ही नहीं बनता। ये क्या कहेंगे? यहाँ तो नेगी साहब ये कह रहे हैं कि इस स्टिंग का कोई मतलब ही नहीं है। स्टिंग जो है जानबूझकर किया गया सरपंच है, जो मैं समझता हूँ जवाब ले लेते हैं, जानबूझकर किया गया है, जो यहाँ पर विकास के
रावत जी कर रहे हैं उसको दबाने का एक प्रयास है। नेगी जी, पंत जी को भी बोलने देते हैं। यहाँ तो जानबूझकर बताया गया है कि जानबूझकर ये स्टिंग किया गया। नेगी जी, पंत जी को भी बोलने दीजिए। योजनाओं को विचलित करने के लिए एक प्रयास मात्र है। चलिए नेगी जी मान लेते हैं। पंत जी आप बताइए कि माननीय इनका सचिव नाम ले रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक वो पैसा पहुंचाना है, उन तक सेटिंग हमको करनी पड़ेगी। इनका सचिव नाम ले रहा है कि हमको इस सारी व्यवस्था में इतने लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए इससे कम में बात नहीं मिलेगी जो नेगोशिएशन हो रहा है। और वो नेगोशिएशन का भाव सीधे सीधे स्पष्ट है कि वो उसमें मुख्यमंत्री जी का इन्वॉल्वमेंट है कहीं न कहीं। और जब मुख्यमंत्री जी का नाम उसमें आ गया तो इसमें तो कोई संशय करने की आवश्यकता ही नहीं है। और कहां से किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नाम जोड़ करके देख रहे हैं। और जब तक ये सारी कहानी जुड़ी है उस आबकारी नीति के संशोधन में, जिसके माध्यम से ये प्राइवेट पार्टनर को लाना चाह रहे थे। जिस धारा 2 का जिक्र आप कर रहे हैं उस धारा 2 में उल्लेख है कि 5 वर्ष का कार्यकाल इस समिति को दिया जाएगा। उसके बाद धारा 4 में उल्लेख है कि ये जो प्राइवेट पार्टनर लेने के लिए उनको स्वतंत्रता दे दी गई, वो उसको चुन सकते हैं। उसी प्राइवेट पार्टनर की खोज ये मिस्टर मोहम्मद साहिद कर रहे थे और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इन्वॉल्व कर रहे थे। तो कहां से सिंडिकेट टूटा? 42 लोग जो FL2 का लाइसेंस लेते थे, अब एक आदमी FL2 का लाइसेंस लेगा। क्या लाभ इस राज्य को हो जाएगा? अगर कंपटीशन होता, 42 ब्रांड यहाँ पर होते तो राजस्व की वृद्धि भी होती। और 1 वर्ष का कार्यकाल जो पिछला बीता है जब से माननीय हरीश रावत जी इस राज्य के अंदर हैं, उस 1 वर्ष के अंदर आबकारी का ग्राफ 50% नीचे गिर गया है। और अभी 3 महीने के अंदर तो रिटेल की दुकानों में शराब मिलनी बंद हो गई, नंबर 2 की शराब बाहर से आने लगी। तो इस तरह से ये पूरा ढांचा गया है। और ऐसे समय में माननीय नेगी जी को मैं प्रणाम करना चाहता हूं, अगर आपको इतना बड़ा ज्ञान इसमें प्राप्त हो चुका है कि बहुत इससे भला होने वाला है। जी चलिए, पंत जी ने यहाँ पर इतना कुछ कहा। नेगी नेगी जी ने कहा, सवाल यहाँ पर यह है कि आपका कहना है कि जिस तरीके से स्टिंग का खुलासा किया गया है ये बिल्कुल यहाँ पर बना के किया गया, बनावटी है, ये स्टिंग का कोई मतलब नहीं है। चलिए हम ये मान लेते हैं कि बीजेपी के कोई यहाँ पर सीएम है, उनके सचिव के द्वारा अगर स्टिंग सामने आया होता तो कांग्रेस क्या करती? कांग्रेस जो है सच्चाई के साथ होती है। और कम से कम मैंने जैसे अभी उदाहरण दिया कि केंद्र सरकार में भी हम मोदी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं इस्तीफा व्यापक घोटाले से संलिप्त व्यक्ति जिसने 46 लोगों की मौतें वहां पे करवा दी। हम जो है ललित गेट के लोगों से इस्तीफे की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं। यहाँ पर उनका हाथ है इन मौतों के पीछे, उन पर भी अभी ये यहाँ कौन सा साबित हो गया मैडम? यहाँ उत्तराखंड में ऐसा कौन सा साबित हो गया? अभी तो स्टिंग जांच करिए नेगी जी, क्या कांग्रेस ने ये साबित कर दिया कि सारी मौतें शिवराज सिंह चौहान के द्वारा हुई है? क्या किसने सुनाया यहाँ पर फैसला? कांग्रेस ने। व्यापम घोटाले के जिम्मेदार शिवराज चौहान है। स्वाभाविक रूप से उनके नेतृत्व में ये घोटाला हुआ है और उन्हीं के द्वारा ये किया गया है या उनके द्वारा लोगों के द्वारा किया गया है। यही तो विडंबना है हमारे देश की। जब खुद पर आरोप लगता है तो वो आरोप निराधार है और जब दूसरे पर आरोप लगाने की बारी आती है तो वो आरोप बिल्कुल सत्य है। अपने आप से आप लोग सर्टिफिकेट दे देते हैं। मैडम एक बात मैं दोहराना चाहता हूं कि एक बात कैबिनेट ने जो निर्णय ले लिया उसके बाद तो स्टिंग ऑपरेशन हो या किसी का वक्तव्य हो या कोई लेन देन की बात करता हो, उसका तो कोई औचित्य ही नहीं बनता। उसका औचित्य बनेगा कैसे, ये नहीं हमारी बात में समझ में आ रही है। और ये सिंडिकेट कौन इस स्टिंग पर कार्रवाई करेगा ये भविष्य में पता लग जाएगा। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपने दोनों ही मेहमानों से फाइनल कमेंट लेने। शुरुआत हम पंत जी से करना चाहेंगे। पंत जी, अब राज्य सरकार तो मान नहीं रही कि ये स्टिंग असली है, वो तो ये कह रही पहले जांच करेंगे फिर FIR दर्ज करेंगे। अब आप इसको कैसे लेंगे इस मुद्दे को? देखिए, राज्य सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। आबकारी घोटाला सबके सामने आ गया, खनन का घोटाला सामने आएगा और उसके साथ साथ ये आपदा प्रबंधन का घोटाला सामने आ गया। और चौथा घोटाला जो है ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग की जो इन्होंने उद्योग खोला है, ये 4 घोटाले बड़े घोटाले इस समय सरकार ने किए हैं। इस भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है और इस सरकार को तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र देना चाहिए। ये जनहित विषय है और जनता की अदालत में इसके बाद ये तत्काल। जी नेगी जी भी है। नेगी जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि हरीश रावत का इस स्टिंग में कोई लेना देना नहीं है और वो इन पर इस पूरे स्टिंग को लेकर हम उन पर आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन निजी सचिव अगर इस तरह की शराब को लेकर डीलिंग करते हैं तो क्या वो सही है? हाँ या ना
दीजिएगा बस। इसमें अगर निजी सचिव ने कोई काम किया है और सही स्टिंग है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये भी मैं बताना चाहता हूं कि ईस्ट ऊर्जा घोटाला हो, आपका कुंभ घोटाला हो, न जाने कितने घोटाले उस समय हुए, शायद तब भी जो है इस प्रकार की जो चरम थी उस समय भी जो है लोगों ने ये मांग की थी, तो शायद उस समय इस्तीफे हुए थे क्या? यहाँ तो पीएस ने घोटाला अगर ये मान भी दिया जाए, ये तो बता दीजिए, आप ये तो बता नहीं रहे कि एफआईआर कहाँ दर्ज हुई, कौन से थाने में जाए पंत जी जो ये पता लग जाए कि हाँ ये थाना है उत्तराखंड का, यहाँ पर बताया एफआईआर आपको हुई है। कि इस समय इसलिए किसने कहा? उत्तराखंड से किसी व्यक्ति ने नहीं कहा, न किसी आपके राष्ट्रीय नेता ने कहा है दिल्ली में। राष्ट्रीय नेता ने तो आपकी भी जो है सीधी को घोषित किया है। हम ये माने की जो है बीजेपी वालों ने ये करवाया है, शर्मनाक घिनौना जो है लोगों के सामने। सवाल यही खड़ा होता है कि अगर इस तरह का स्टिंग सामने आता है तो क्या सिर्फ सस्पेंशन काफी है इस तरह के आरोप सामने आने के बाद, या फिर कुछ और सरकार को भी करना चाहिए था? स्टिंग के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार मार्गदर्शन दिया था कि स्टिंग में ये बताना बहुत जरूरी होगा कि कहां पर ये स्टिंग लिया जा रहा है, किन लोगों के द्वारा लिया जा रहा है, समय क्या होगा। इसमें मैं समझता हूँ इस सीडी में ये कहीं दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। ये इनके कार्यकाल का है, दूसरे कार्यकाल का है, सबका है, मैनिपुलेटेड है, आवाज सबकी है, कैसे इसको जोड़ दिया गया। ये सब चीजों को भी पता लग जाएगा कहाँ का स्टिंग है, किस वक्त हुआ था, किसकी आवाज है, किसकी नहीं है, ये तमाम चीजें हैं जो कि अभी जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल हम शुक्रिया करना चाहेंगे अपने तमाम मेहमानों का, हमारे साथ जुड़े हुए सुरेंद्र सिंह नेगी जी, साथ ही साथ प्रकाश पंत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए और अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो दर्शकों, इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्राइम बहस में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों के माँ के लिए भी। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। IUCD गर्भ निरोधक गोलियां। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। साधना प्राइम न्यूज ये नया चैनल है जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को कवर करेगा, तो ये हमारी शुभकामनाएं हैं। साधना प्राइम न्यूज चैनल बहुत ही सफल हो और पूरे उत्तर प्रदेश की सही तस्वीर जनता तक पहुंचे। साधना प्राइम का जो लॉन्च किया गया है नया चैनल का, मेरी हार्दिक शुभकामना है और मुझको पूरा का पूरा विश्वास है कि जो देश की ज्वलंत समस्या है और जो देश के समाचार हैं उनको निष्पक्ष
निष्पक्ष रूप से और प्रमुखता से उजागर करने का काम करेगी। गूगल ने फिर पीएम नरेंद्र मोदी की छवि को पहुंचाया नुकसान, दुनिया के स्टूपिड प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में किया शामिल।